लेट मी जस्ट चेक। अंजू आप हैं क्लास में, ये सुनो। यस सर। हाँ ठीक है, अभी ज्वाइन किया। ठीक ठीक। हाँ तो अभी कुछ हमारा निकला नहीं था, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस few things about answer writing first and then we are going to continue this subject। ठीक है। अब देखो आपके जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें एक तो आता है MCQ, राइट। आई थिंक अराउंड 50 क्वेश्चंस MCQ के भी ये लोग पूछ लेते हैं आप लोगों से। फिर ये हो गया ऑब्जेक्टिव, राइट, जिसमें आपको टिक मार्क करना होगा कि हाँ चलो कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग, कौन सा गलत है। तो इसमें तो कोई राइटिंग वाला बात होता ही नहीं, इसमें तो आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव स्टडीड। नाउ एक होता है थ्योरी वाला पार्ट। ऑलराइट, थ्योरी वाले पार्ट में आपको 3 तरह के क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि शॉर्ट पूछ लिया, या लॉन्ग पूछ लिया, या वेरी लॉन्ग पूछ लिया, राइट। कई बार क्या होगा कि वेरी लॉन्ग ही पूछ लेते हैं कि बस आपको बोलेंगे कि डू एनी 5, डू एनी 4, राइट। इस तरीके से भी ये लोग पूछ लेते हैं, राइट। तो मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिख सकते हो और कितने कितने पेजेस में आपको लिखना है और किस तरीके से लिखना है, सो दैट वो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे, राइट। ध्यान रखिएगा कि नॉलेज होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना एक डिफरेंट बात है। तो प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा होगा तो मार्क्स उस चीज़ के भी मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने सही लिखा है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको 7 या 8 मिल जाए। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट अच्छे से किया है तो चांसेस है कि 9 या जितने फुल मार्क्स मिलने होते हैं उस क्वेश्चन में उतने, राइट। क्योंकि कई बार टीचरों का भी लिमिट सेट होता है कि 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो किसी को भी 10 मत देना, 9 दे देना, राइट। कई बार ऐसे भी होता है। CCS में तो खैर पूरे नंबर नहीं मिलते, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का आई थिंक 70% बन जाता होगा स्कोर, राइट। तो उसकी मैं बता रहा हूँ। तो हर तरीके का क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, पहले हम शॉर्ट से शुरू करते हैं, फिर लॉन्ग और फिर वेरी लॉन्ग, राइट। अब देखो अगर आपके सामने आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन, राइट, जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसका आप आंसर कैसे लिखोगे। ध्यान रखिएगा कि जो आपकी आंसर शीट होती है, राइट, मान लीजिए कि ये आपकी आंसर शीट है, राइट, दिस इज योर आंसर शीट। तो शॉर्ट क्वेश्चन का लेंथ कितना होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन का लेंथ ही आप डिवाइड कर लो पेज। अगर दिस इज योर मार्कशीट तो 50% आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो इतने एरिया में आपका शॉर्ट आंसर कवर होना चाहिए। मतलब एक पेज पे आप क्या कर सकते हो, 2 शॉर्ट आंसर लिख सकते हो। ये लेंथ होनी चाहिए आपके शॉर्ट आंसर की। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है कि वो शॉर्ट आंसर उनको बहुत अच्छे से आता है तो 2 पेज में लिख देते हैं, 3 पेज में लिख देते हैं, वो गलत है। उससे आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, और जो टाइम आप लॉन्ग क्वेश्चन को देख सकते हो वो टाइम आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पेजेस भरना है, एक पेज पे 2 आ जाने चाहिए, राइट। अब लिखोगे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लिखना कैसे होगा, राइट। देखो जब भी लेट से दिस इज द आंसर शीट, और ये लाइन ड्रॉ नहीं करना आपको ऐसे करके एग्जाम में, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक इमेजिनरी लाइन मान लेना कि इससे ऊपर ऊपर 50% एरिया में मुझे यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है तो उसका आंसर कैसे लिखना है, टू द पॉइंट, राइट, टू द पॉइंट। दैट मीन्स कि अगर एग्जाम में पूछ लिया, लेट्स से हु इज एडवोकेट, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया शॉर्ट में, हु इज एडवोकेट, तो आपको ऑब्जेक्टिव, पर्पस, एम, राइट, ये सब नहीं बताना है, इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वैसे ही आपके पास लिमिटेड स्पेस है, राइट, लिमिटेड स्पेस है। तो इसमें अगर आप इंट्रोडक्शन और ये सब हिस्ट्री वगैरह लिखने लग गए ना, एम, ऑब्जेक्टिव, ये सब, तो क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका लेंथ भी वो प्रॉपर कवर नहीं हो पाएगा, राइट। तो करना कैसे होगा कि टू द पॉइंट आंसर लिखना है। टू द पॉइंट मीन्स
कि जो पूछा गया है क्वेश्चन में सिर्फ उसका आंसर लिखना है। कोशिश करना है कि अगर कोई केस है तो केस आप रेफर कर दो, कोई सेक्शन है तो सेक्शन आप रेफर कर दो, राइट। किसी जूरिस्ट का या किसी जज का कोई ओपिनियन है तो ओपिनियन आप लिख दो, राइट। टू द पॉइंट भी लिखना है तो आपको ये एक्यूरेट चीज़ें मेंशन करनी होगी, राइट। तो ये चीज़ें और हेल्प करेगी। अब जैसे आ गया क्वेश्चन हु इज़ एडवोकेट, तो फिर हम सेक्शन रेफर कर सकते हैं, डायरेक्ट सेक्शन बना दो। सेक्शन दिस ऑफ एडवोकेट एक्ट टॉक्स अबाउट हु इज एडवोकेट, एंड एज पर दिस सेक्शन एडवोकेट इज द पर्सन हु हैज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ अंडर द स्टेट बार काउंसिल और अंडर दिस एक्ट। इतने में ही आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें या फालतू चीज़ें नहीं लिखना आपको। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही आपको चीज़ें बतानी है जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, राइट। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में कितने पेजेस भरने हैं और किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट। देखो मान लो ये एक पेज हो गया आपका, राइट। आंसर शीट का ये एक पेज हो गया, एक साइड, ये दूसरी साइड हो गई, ठीक है। तो ये मिल के एक पेज बन गए, ये फर्स्ट फ्रंट साइड, ये बैक साइड, ठीक है। तो जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी लॉन्ग, राइट। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कोशिश करिए कि 1, 2 एंड 3 तीन साइड्स आप आंसर में फिल कर सको, और ये एक रिक्वायर्ड लेंथ है कि इतने में तो होना चाहिए आपका आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन है तो, राइट। दैट मीन्स कि ये दो मिलके एक पेज बन जाएगा और ये एक साइड बन जाएगा, मतलब एक पेज और एक साइड, ठीक है। मैं साइड काउंट कर रहा हूँ, मैं मिलके ये एक पेज बन जाएंगे, तो ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड, ठीक है। तो ये तीन साइड्स में आपको आंसर कवर करना होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन का। अब लिखना कैसे है, राइट, इसमें क्या क्या आप चीज़ें लिखोगे, तो देखो जैसे ही आपको आंसर स्टार्ट करना है, लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर कैसे आप स्टार्ट करोगे, तो पहले तो क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन 1, पूरा नोट नहीं करना क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 1 करके आंसर लिख दो और हेडिंग बना दो, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसका हेडिंग बना दो, राइट, कि दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू आस्क। अब जैसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि हु इज एडवोकेट, राइट, तो हेडिंग बना दोगे एडवोकेट, राइट, बस सिंपल एडवोकेट, या एडवोकेट डाल के मीनिंग आप लिख दोगे, एडवोकेट फिर पॉइंट मीनिंग या मीन्स। इस तरीके से आपको शॉर्ट में हेडिंग बनाना है, जो एग्जामिनर देखते ही समझ जाए कि आपने ये जो आंसर लिखा है ये आंसर किस हेडिंग से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर आपको इंट्रो स्टार्ट करना है, तो एक छोटा सा हेडिंग बनाना है आपको, इंट्रो, इंट्रोडक्शन आपको पूरा लिखना है, और नेक्स्ट लाइन से फिर आपको आंसर लिखना होगा। आंसर कैसे लिखोगे, कोशिश करिए पॉइंटर्स में आप लिखो, राइट। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरी वाला आंसर लिखते हैं कि पैराग्राफ नोट कर दिया सारा, राइट। तो आपको क्या लिखना है, पॉइंटर्स में लिखना है। जैसे एक पॉइंट बनाया आपने, 2-3 लाइन उसमें फिल कर दी, फिर दूसरे पॉइंट में 2-3 लाइन फिल कर दी, फिर गैप करके तीसरे पॉइंट में 2-3 लाइन फिल कर दी, राइट। तो इतना आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंटर्स में आपको लिखना है। इससे होगा क्या कि हर एक पॉइंट क्लियर होगा अपने आप में कि ये एक सेपरेट टॉपिक से रिलेट करता है, राइट। और बहुत अच्छे से एग्जामिनर को ये बात समझ आ जाएगी कि आपने बहुत अच्छे से इसका प्रेजेंटेशन किया है, राइट। नाउ इन पैरा में लिखना क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव आप रेफर कर सकते हो, राइट, कि जैसे पूछा है कि एडवोकेट कौन है, तो डायरेक्ट हम नहीं बताएंगे क्योंकि शॉर्ट आंसर तो है नहीं, ये लॉन्ग आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, एम हो गया, पर्पस हो गया, राइट। ये चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में क्लियर करेंगे।
जैसे एडवोकेट अगर पूछ लिया हु इज़ एडवोकेट, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवोकेट, व्हाट इज़ द एम ऑफ एडवोकेट, राइट। हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्यों बनाया है, क्या ज़रूरत है उसका, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ इट। क्योंकि इंट्रोडक्शन ही है, तो इंट्रोडक्शन में हमें यही सब चीज़ें लिखना है। और कोशिश करिए कि जो फ्रंट साइड है, राइट, ये आप इंट्रोडक्शन से ही फिल कर दो, राइट। कोशिश करना है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो कोशिश करना है कि ये फर्स्ट साइड जो होगा, बीच में हेडिंग आ गया सामने, और फिर इंट्रोडक्शन हेडिंग आ गया, सब हेडिंग, और फिर आपने पॉइंटर्स में ये बातें लिख दी, ठीक है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ना दूसरी साइड जो होगी, राइट, दूसरी साइड आपको क्या करना है, दूसरी साइड आपको सब हेडिंग बनाना है एक्सप्लेनेशन, राइट। एक्सप्लेनेशन, एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि अच्छा अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा एंड हो गया, और यहाँ से अब आप एक्सप्लेनेशन पे आ गए, मतलब आप क्वेश्चन को समझाना वाला जो पैटर्न है, जो समझाने वाला पॉइंट है, आप उस पे आ गए। और यहाँ पे भी लिख सकते हो हु इज़ एडवोकेट, क्योंकि यही समझा रहे हो आप, ये काइंड ऑफ सब हेडिंग बना दिया आपने। अब यहाँ पे जो आप लिखोगे वो आपका टू द पॉइंट होगा, राइट, टू द पॉइंट आंसर होगा। मतलब एडवोकेट कौन है, तो एज पर दिस सेक्शन एडवोकेट मीन्स दिस, एडवोकेट मीन्स दैट पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एडवोकेट, और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सब चीज़ें, राइट। ये भी ध्यान रखो कि अगर एक्सप्लेनेशन पोर्शन में आप चार्ट बना सकते हो, राइट, कोई चार्ट बना सकते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड, राइट। अगर कोई चार्ट वगैरह बना सकते हो, कोई टेबल बना सकते हो, राइट, कोई आप डायग्राम बना सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, आई यूज टू ड्रॉ अ डायग्राम, जैसे आ गया हु इज़ एडवोकेट, तो क्या करूँगा मैं, आई विल मेक द सेक्शन की सेक्शन दिस, एंड देन एरो डाल के आई विल से एडवोकेट मीन्स हु इज़ रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट, अंडर एडवोकेट है। तो इस तरीके से ये डायग्राम मैं बना देता हूँ। जैसे आपको पढ़ाते वक्त भी मैं डायग्राम बनाता रहता हूँ ना, तो उस तरीके से मैं एग्ज़ाम में भी बना देता हूँ। उससे क्या होता है, वो आई कैचिंग होता है, और एग्जामिनर को डायरेक्ट समझ में आ जाता है जो आप उसको समझाना चाहते हो, उनको रीड करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि देखो, कॉपी चेक करने के लिए कुछ ही मिनट मिलती है, राइट, बहुत सारा टाइम तो नहीं होता, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करना होता है। तो हमें एग्जामिनर के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना कि आप पूरा पैराग्राफ में नोट कर दो सारी चीज़ें, वो ढूंढता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखी हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपने सही लिखा होता है, बट वो इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं देते। तो कोशिश करो कि चार्ट बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप बना सकते हो इस एरिया में। तो आपने टू द पॉइंट आंसर समझाया, और आपने ये सब चीज़ें बताई। जी, हैंड रेज किया आपने, बताइए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, हाँ, ये टू द पॉइंट। जी, वन बाय वन बताइए। जी, आकृति। सर, टू द पॉइंट लिखना है स्पेसिफिकली, उसके हाँ बाद आंसर शुरू करना है। हाँ, टू द पॉइंट और एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है। ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमें टीचर्स ने बोला था कि अगर आप डायग्राम वगैरह या चार्ट कुछ बनाते हो तो मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। किसने बोला था आपको? ये मैं टॉट में बोला था मैम ने। देखो, मार्क्स, हाँ जी, कि चार्ट मत बनाना, टेबल्स मत बनाना, सिर्फ आंसर अपना लिख कर आना। देखो, सीसीएस एग्जाम्पल दिया था ए बी जो केस लॉ था उसे समझाने के लिए, तो मैम ने बोला था कि ये मत बनाना। अच्छा, वो होगा कि मैम ने वैसे भी बोला था कि किसी भी आप अगर इस सब्जेक्ट में या किसी में भी जाते हो तो ये रेफरेंसेस के लिए भी आप कोई भी चार्ट मत ड्रॉ करना। ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, ये एग्जाम्स में आपको नहीं बनाने हैं। देखो, मेरी बात सुनो आप। सीसीएस में 2016 में अनुराग रॉय, ऑलराइट, मुझे जानते होगे, 2016 में सीसीएस में मेरा सेकंड पोजीशन था पूरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आई डोंट नो किसने क्या आपको बोला है, क्या नहीं बोला,
तो जस्ट कीप इन माइंड कि आई वॉज द टॉपर नॉट ऑफ द कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बनाओ, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, डिडक्ट नहीं होता। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को ये चीज़ समझने में बहुत इजी रहता है कि अरे इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, कॉन्फिडेंस शो करता है ये। बट हाँ, डायग्राम बना रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो, गलत ना हो वो इन्फॉर्मेशन। ऐसा ना हो कि आपने सेक्शन गलत लिख दिया और डायग्राम बना दिया, तो वो तो क्रॉस कर ही देगा, राइट। हो सकता है, देखो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बट मैं तो वो हूँ जो यूज़ कर चुका हूँ ये चीज़, राइट। जब भी मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, 2016 का आप रिकॉर्ड पूछ लेना, राइट। यूनिवर्सिटी में जाके आई वॉज सेकेंड, और सेकेंड भी कैसे, जस्ट 2-3 मार्क्स से, राइट। 2-3 मार्क्स से ही वो पोजीशन था अप एंड डाउन। तो आई डोंट थिंक कि सेकंड वो फर्स्ट ही मानो, फिर 2-3 मार्क्स से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रिकॉर्ड में चलो सेकंड हो गया, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो बनाए थे चार्ट, राइट। मेरा तो प्रेजेंटेशन ऐसे ही था जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक कि चार्ट से या डायग्राम से मार्क्स काटेंगे। बना लेंगे हम, बना लेंगे। हम्म। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो आप एक्सप्लेनेशन में पैरा लिख रहे हो ना, ये वाला जो पैरा है, इसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुके हो, राइट। मतलब टीचर को अगर थ्योरी चेक करना है, अब जैसे टीचर को ये है कि नहीं नहीं हम तो डायग्राम पसंद नहीं करते, तो ठीक है, आपके लिए ये रहा थ्योरी, आप थ्योरी पढ़ लो। और कोई अगर टीचर अप्रिशिएट करने वाला मिला आपको कि हाँ देखो बच्चे ने मेहनत की है, बच्चे ने कुछ यूनिक आइडिया ड्रॉ किया है, तो वो उनके लिए ये चीज़ हो गया। तो यू कैन यूज़ बोथ द मेथड, राइट। मैं तो मिक्सअप करता था। तो इंट्रोडक्शन में मैंने ये सारे पॉइंटर्स लिख दिया, एम लिख दिया, ऑब्जेक्टिव लिख दिया, पर्पस लिख दिया, क्या क्या चीज़ें हैं। देन एक्सप्लेनेशन पोर्शन में मैंने पैरा नोट कर दिए, राइट। किसी को पैरा पढ़ने तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो डायरेक्ट डायग्राम देख लो। इवन व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू क्रिएट द इलस्ट्रेशन। अब देखो कितना बड़ा बात है। इलस्ट्रेशन तो आपने बेरेक्ट में देखा ही होगा, अगर बेरेक्ट पढ़ा है तो इलस्ट्रेशन से तो आप वाकिफ हो गए। टेल मी यस और नो, सुना होगा इलस्ट्रेशन तो, यस सर। राइट। इलस्ट्रेशंस आर द एग्जांपल्स दैट आर प्रोवाइडेड इन बेरेक्ट। तो मैं क्या करता था, आई यूज टू क्रिएट इलस्ट्रेशंस, राइट। इलस्ट्रेशन जो बेरेक्ट में होती भी नहीं थी, आई यूज टू क्रिएट देम। अब कोई अगर ये बोलने लगे कि नहीं नहीं क्रिएट खुद से मत करो, मार्क्स कट जाएंगे, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आई यूज टू क्रिएट इलस्ट्रेशन, राइट। बट हाँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता था, वॉट एवर आई क्रिएट, वॉट एवर आई ड्रॉ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इसको गलत नहीं कर सकता कोई, राइट। वो कॉन्फिडेंस दिख जाता है आपका। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद अ टॉपिक यू कैन डू एनी थिंग, राइट। वो आप शो कर सकते हो, एग्जामिनर को दिखता है। बट हाँ, अगर आप खुद ही डरते डरते बना रहे हो कि नहीं नहीं कहीं गलत ना हो जाए, तो वो आपकी राइटिंग में ही दिख जाता है, राइट। वो राइटिंग में फ्लो नहीं आ पाता, क्लियरिटी नहीं आ पाती, ठीक है। तो आई यूज टू क्रिएट। अब मैं आप लोगों को क्रिएट करने के लिए तो नहीं बोल रहा, बिकॉज यू आर नॉट वेरी कॉन्सेप्चुअली साउंड विद द लॉ, राइट। आई वॉज वेरी क्लियर विद द लॉ। अब आप लोगों को टाइम ही 1 महीना मिला है मेरे साथ, राइट। मिलता अगर 2-3 महीने तो मैं करता आपको उस अकॉर्डिंग रेडी, राइट। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू क्रिएट एनीथिंग। बट हाँ, चार्ट बना सकते हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर बोला गया है आपको कि नहीं बनाना या ये टेबल वगैरह नहीं बनाना, तो आई डोंट नो कि क्यों बोला है, बट मैं तो बनाता था, राइट। और सीसीएस की मैं बता रहा हूँ, आपका तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, वो तो और लीनियंट होते हैं चेकिंग में। सीसीएस यूनिवर्सिटी तो बहुत काट काट के देती है, उनसे तो आप 65% नहीं आ पाया किसी का, राइट, सीसीएस में। ये ध्यान रखिएगा, राइट। देन ये 2 साइड क्लियर हो गया लॉग में कि इंट्रोडक्शन ऐसा बन गया हमारा, एक सेकेंड पेज ये हो गया, एक्सप्लेनेशन पोर्शन हो गया, और आपका चार्ट वगैरह हो गया। इन केस अगर आप बना सकते हो तो, इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द टॉपिक देन यू कैन डू सो, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये देखना है जो थर्ड साइड होगा हमारा, उसमें आपको ये चीज़ नोट करना है कि आर देयर एनी केस लॉज इन द गिवन टॉपिक, आर देयर एनी एग्जाम्पल्स इन द टॉपिक, राइट। ये आपको नोट करना है कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया है जिसमें केस लॉ आ रहे हैं, राइट, आपको 1-2 केसेस पता है, तो अब आपको क्या करना है, इस साइड में हेडिंग डालना है केस लॉज, ठीक है, अंडरलाइन कर दो। और केस लॉज अंडरलाइन करके अब एग्जामिनर को पता चल गया कि यहाँ पे आप केसेस रेफर करना चाहते हो।
अब केस लॉ लिखने कैसे हैं आप देखो, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि हेडिंग डाला और लिखना स्टार्ट। मैं आपको बताता हूँ, राइट, इस तरीके से लिखना है। पहले लिखना है केस, फिर डबल डॉट डाल के यहाँ पे केस नेम लिखना है आपको, राइट। फैक्ट अगर आपको पता है तो फैक्ट के बारे में भी आप ऐसा कर सकते हो, फैक्ट करके आपको फैक्ट रेफर करने हैं। और डिसीजन ऐसे करके आपको डिसीजन लिखना है। तो मतलब बहुत सिस्टमैटिक और बहुत क्लीन लगना चाहिए, वो थ्योरी वाला चीज़ नहीं लगना चाहिए कि पैरा आपने ऐसे ही बना दिया, राइट। होगा क्या कि आपने ये हेडिंग बनाया साइड में और इसके सामने केस नेम लिख दिया, ए वर्सेस बी, फैक्ट लिखा, फैक्ट आपने पैरा में बना दिए, बट ये इधर नहीं आएगा, इसके नीचे ये इधर आपने ये इतना रखा, ठीक है। इसी में आप कंप्लीट कर दोगे, नीट एंड क्लीन लगेगा वो देखने से। फिर डिसीजन आपने लिखा, फिर डिसीजन आपने इधर इस तरीके से लिख दिया, इसी पोर्शन में इनके पैरेलल, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो बहुत नीट एंड क्लीन दिखेगा ये, और इट एज कंपेयर टू दोज पैराज। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस इन द केस ऑफ दिस 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 और फिर पूरा लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें ये कुछ भी क्लियर नहीं होगा, राइट। कुछ क्या करते हैं कि अंडरलाइन कर देते हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि फिर आपको अंडरलाइन करने के लिए अलग से टाइम चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको फैक्ट्स पता है तो ही फैक्ट वाला ये लिखना आप। बहुत सी सिचुएशन में क्या होता है कि फैक्ट्स क्लियर नहीं होते या फैक्ट्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतना, तो क्या करना है कि फिर फैक्ट मत लिखना, राइट, कि अगर फैक्ट से क्लियर नहीं हो आप केस नेम लिखो और डिसीजन लिख दो, राइट। इस तरीके से आप लिख दो, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। ये भी गलत नहीं होगा, इतना भी काफ़ी है। ये केस नेम आ गया पूरा, फिर आपने केस लिख दिया। अब दूसरा केस आप रेफ़र करना चाहते हो, फिर से हेडिंग डालो केस, केस का नाम लिख दो, डिसीजन, फिर आप पैरा लिख दो, राइट। तो मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2 से 3 केस सफिशिएंट है, राइट। 3 से ज़्यादा तो बेवकूफ़ी होगा, टाइम वेस्ट करना। 2 केस भी आप लिख रहे हो, दैट मीन्स इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इतना काफ़ी होगा, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन पोर्शन बहुत अच्छे से समझा दिया, डायग्राम बना दिए और केसेस आपने बता दिए, ठीक है। 2 केसेस काफ़ी है, 2 से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट नहीं करना, राइट। 2 से आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अब जो ये रेस्ट ऑफ द स्पेस बचा होगा ना आपको, यहाँ पे हेडिंग डालना कॉन्क्लूजन, राइट। एंड देन कॉन्क्लूजन डाल के नेक्स्ट साइड से आपको, नेक्स्ट लाइन से आपको जस्ट अबाउट 5 to 6 लाइन, इतने में आपको कॉन्क्लूजन में पैरा लिखना है कि क्या आपने कॉन्क्लूड किया, ठीक है। तो आप देखोगे तो एक बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन, आपका आंसर बन जाएगा प्रेजेंटेबल, राइट। कि हेडिंग में आपने मेन हेडिंग बना दिया, इंट्रोडक्शन लिखा, फिर सारे सब पॉइंट लिखे, आपने बताया एम, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, फिर एक हेडिंग बनाया एक्सप्लेनेशन, आपने टॉपिक लिखा कि क्या आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने थ्योरी लिखी टू द पॉइंट, राइट। अगर आपका कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप चार्ट से, डायग्राम से, टेबल से समझा सकते हो तो बिल्कुल आप ये लिखो, राइट, बिल्कुल आप ये लिखो, बनाओ इसको, राइट। क्रिएट कर सकते हो इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स खुद से, तो खुद से भी आप कर सकते हो, नो इशू, राइट। आप डरो मत, क्योंकि आप ये प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हो, आप रटने वाले नहीं कर रहे। आप अगर कुछ भी लिखोगे तो ये चेक नहीं करेंगे कि बुक में लिखा है तो ही हम सही करेंगे या नहीं। आप अगर कॉन्सेप्चुअली चीज़ सही बता रहे हो तो वो सही ही होगी, राइट। तो आपको क्या करना है, बेसिक्स बहुत अच्छे से करना है, फिर आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब मान लो किसी क्वेश्चन में केसेस नहीं है, राइट, तो कोई बात नहीं, फिर केस लॉ नहीं लिखना, या केसेस आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, केसेस नहीं लिखना। अब ये जो स्पेस बच गया ना, अब इधर करोगे क्या आप लोग, इधर एग्जाम्पल्स हेडिंग डाल देना, एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल 1, फिर पैरा बना देना, एग्जाम्पल 2, फिर पैरा बना देना, एग्जाम्पल 3, राइट। इतने में कवर कर लेना। इफ़ यू नो what are the case laws then you can mention the case law, otherwise you can mention the examples, ठीक है। एग्जाम्पल भले ही नहीं भी आता हो एंड यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द लॉ, तो खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हो, यू हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम,
राइट, खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हो, बट ध्यान रखिए कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हो ना वो लॉ से रिजेंबल रखता हो। ऐसा ना हो कि लॉ कुछ और बोल रहा है, आपने कुछ अलग ही एग्जाम्पल बना दिया, या वो नहीं बोल रहा मैं कि कहानी लिख दो कुछ भी उल्टा सीधा। राइट, लॉ के नज़रिए से वो जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉन्ग आंसर लिखोगे। बताइए, क्लियर है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir, yes, sir. नाउ लेट अस कम टू वेरी लॉन्ग। अब वेरी लॉन्ग में क्या होगा, पैटर्न हमारा यही रहेगा, बस पेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। राइट, और पेजेस इंक्रीज किसके होंगे? इस एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन के। राइट, ये जो आपका एक्सप्लेनेशन था ना, पहला स्टार्टिंग पेज सेम रहेगा वेरी लॉन्ग में, कि एक पेज में ही आपको इंट्रो बनाना पड़ेगा पूरा। पहले हेडिंग बनाओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका मेन हेडिंग बना दिया, फिर आपने पॉइंटर्स में ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब लिख दिए, ऑब्जेक्टिव, एम। राइट, देन देयर आफ्टर ये जो अब एक्सप्लेनेशन बचा, अब इसमें आपको डिटेल करना है। एक्सप्लेनेशन में कम से कम 2 या 3 पेजेस अगर आप फिल कर सकते हो साइड्स, तो उस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, ये वाला पेज लास्ट वाला सेम रहेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए, यहाँ पे कंक्लूजन आ गया, एंडिंग में कंक्लूजन, एग्जाम्पल वगैरह आ गए, एग्जाम्पल्स। तो देखा जाए तो ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पेज है, जो हमने लॉन्ग में थोड़ा सा एक पेज में ही फिलअप कर दिया था, हल्का सा यहाँ पे भी आया हमारा, क्योंकि केस लॉ इसी से रिलेट होंगे। कंक्लूजन से पहले जो भी होगा वो एक्सप्लेनेशन ही है, तो इस एक्सप्लेनेशन को बड़ा करना है। ठीक है, वेरी लॉन्ग में। अब बड़ा कैसे करोगे, तो स्टार्टिंग पैटर्न वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये पहला है, आप हेडिंग डालोगे एक्सप्लेनेशन, सब हेडिंग की क्या आप एक्सप्लेन कर रहे हो। कोशिश करना इस एरिया में चार्ट बना दो आप। ठीक है, क्योंकि वेरी लॉन्ग है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ऐसा टॉपिक मिलेगा जो डिटेल्ड टॉपिक होगा। राइट, जिस पे आप चार्ट या टेबल वगैरह बना सकते हो। फिर यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना है, कि जैसे चार्ट बना दिया आपने, लेट से ये आपने चार्ट बना दिया इस तरीके से, ये हेडिंग बना दिया, ये इस तरीके से आपने चार्ट बना दिया। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो हम लिख नहीं पाते उसको। राइट, अब जैसे इस तरीके से आप लिखोगे, राइट, इस तरीके से लिखोगे तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो 4 पॉइंट ही लिख पाओगे। राइट, अगर हमें लिखने हैं 10 पॉइंट, एक बार जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, दैट वाज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अब उसमें थे 10 पॉइंट। राइट, 10 से 12 पॉइंट थे और उसको मुझे चार्ट में समझाना था। राइट, अब किसी भी स्टूडेंट के माइंड में तो आएगा नहीं कि 10 पॉइंट चार्ट में कैसे बनाए, तो स्किप कर देंगे या पॉइंटर्स में 1 2 3 डाल के कर देंगे। बट मैंने क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो उनको किस तरीके से आप चार्ट में बनाइएगा जिससे सारे पॉइंट आ जाएं। राइट, तो आपको उस तरीके से चार्ट नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि एक ऐसे हेडिंग बनाओ, लाइन खींचो, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। अब क्या करना, छोटा सा लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे पॉइंट लिखना, फिर यहाँ लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पॉइंट लिखना, यहाँ लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पॉइंट लिखना, इधर बनाना, इस तरीके से पॉइंट लिखना। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आपका स्पेस, कम स्पेस में ही आपके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। इन केस ज़्यादा नीचे हो रहा है तो यहाँ से ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर इतना लिख दिया, फिर इतना लिख के इतना लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से भी चार्ट बना सकते हो, बट इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेना। राइट, खुद से एक बार रफली इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्या होता है, मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया था कई बार, कि आप जैसे ऐसा करते हो ना, फिर दूसरी हेडिंग में ऐसा कर दोगे कि यहाँ तक लिख दिया, अब यहाँ से थर्ड लाइन स्टार्ट होगा, तो आपने इतना वेस्ट कर दिया कॉलम। तो इसके लिए जब आप लिखो ना तो कोशिश करो यहाँ एंडिंग कर दो, जिससे आप नेक्स्ट लाइन तुरंत यहीं से ला सको, पाथ से। राइट, ज़्यादा स्पेस आपका रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉइंट्स लिख पाओगे। इसका थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आप एक ही बार में नोट कर लोगे। राइट, क्योंकि
अगर उस तरीके से आप ड्रॉ करोगे अपने पुराने स्टाइल से, तो होगा क्या कि इसमें से ज़्यादा आप 8-9 पॉइंट बना लोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इससे ज़्यादा बनाओगे तो वो फिर नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा, राइट, वो प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। और हो सकता है कि आपका कुछ कटिंग वगैरह हो गया या स्पेस नहीं बचा यहाँ पे, तो आपने नीचे कुछ लिख दिया, तो वो नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा। बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि हेडिंग बनाया और इस तरीके से वो वाला चार्ट बना दिया, या पहले लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, फिर उसके बाद लिख लेना। इससे ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी एक ही उसमें। अब जो जो चार्ट आपने बनाया उसको पॉइंटर्स में लिख के एक्सप्लेन कर दो, राइट, उसको पॉइंटर्स में लिख के एक्सप्लेन कर दो पूरा, राइट। 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दो। सपोज करो 6 7 8 9, ठीक है। नाउ इस वाले पोर्शन में जो लास्ट वाला साइड होगा एक्सप्लेनेशन वाला, इसमें आपका केस लॉज ज़रूर आएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा केस लॉ तो डिमांड करता ही है। कोई भी ऐसा टॉपिक होगा नहीं कि जो बिना केस लॉ के होगा, राइट। मोस्ट प्रॉबेबली केस लॉज तो होते हैं, नहीं भी होगा तो यू कैन सेट दी एग्जाम्पल्स। इस तरीके से फिर एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कर दोगे आप, राइट। बिना एग्जाम्पल या केस लॉ के आपका आंसर इनकम्प्लीट है, ये ध्यान रखना। तो जैसे केस लॉ उसी पैटर्न पे लिखना कि आपने केस लिखा, फिर नेम लिख दिया, फिर आपने डिसीजन लिखा, फिर आपने डिसीजन लिखा, तो केस नेम एंड देन डिसीजन। इस तरीके से आपको आई थिंक वेरी लॉन्ग में आपको 3 से 4 केस लॉ अगर आप लिख रहे हो तो बेस्ट है, राइट। मतलब यहाँ पे फिर एग्जामिनर ये सोच नहीं पाएगा कि मैं मार्क्स किस पे काटूँ। 3 से 4 केस लॉ मतलब बेस्ट। अगर आप लिख रहे हो कि 2 से 3 तो ठीक है, राइट, नॉट बैड। अगर एक ही लिख रहे हो तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि कम से कम 2-3 लिखते हैं आप तो थोड़ा वर्दी होता। एक आध केस लॉज पे थोड़ा मार्क्स कम मिल सकते हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 से 4 लिख रहे हो तो मैक्सिमम आप मान के चलो इतना लिमिट है, बेस्ट आंसर होगा आपका। 2-3 में भी ठीक है, नॉट बैड, बट एक में थोड़ा सा ये लग जाएगा कि आपको केसेस नहीं पता शायद, राइट। तो अगर एक आध केस आता है आपको तो ऐसे भी कर सकते हो कि एक केस आपने लिख दिया, फिर आपने एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है, फिर आपने एग्जाम्पल बता दिए, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो वेरी लॉन्ग में क्या होगा कि एक्सप्लेनेशन जो हमने लॉन्ग में एक पेज में कवर अप कर लिया था, 1 और 1.5 पेज में, ये क्योंकि ये एग्जाम्पल्स वगैरह ये एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट थे, वहाँ पे आपको ये 3 पेजेस में करना होगा, 3 साइड्स में, राइट। तो और ये क्या बन गया फिर, ये 2 पेज साइड मिलके 1 पेज बन गया, ये 2 1 पेज बन गया, और ये मतलब 2 पेजेस और एक साइड में आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न होगा आपका लॉन्ग आंसर राइटिंग और वेरी लॉन्ग आंसर राइटिंग का, ठीक है। बताइए, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपना आंसर। टेल मी, एनी डाउट? No. ठीक, ऑल राइट देन। ओके। अभी ये वाला